अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी 10 के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज और दुआ कहूँ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार और खुशियों भरा हो। और आज बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज है टीचर्स डे। तो मैं तमाम देखने वालों को और तमाम अपने असातिज़ा को और जितने भी हमारे सोसाइटी के टीचर्स हैं उन सबको विश करना चाहती हूँ हैप्पी टीचर्स डे। क्योंकि असातिज़ा का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार रहता है। तालीम की हमेशा से हम बात करते हैं तो तालीम अधूरी है हमारे असातिज़ा के बगैर। वैसे भी हज़रत अली का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखा दिया उसने मुझे अपना ग़ुलाम बना लिया, वो मेरे उस्ताद हो गए। क्योंकि उस्ताद एक इतना अजीम रुतबा है। क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं कि हम जो भी एफ़र्ट करते हैं वो ख़ुद के लिए करते हैं, लेकिन हमारे जितने भी असातिज़ा हैं, चाहे वो हमारे स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, थ्रू आउट द एकेडमिक करियर हम जितने भी टीचर्स से मिलते हैं, हमारे टीचर्स जो है ना वो एक कैंडल की तरह, एक चिराग की मानिंद होते हैं जो ख़ुद तो जलते हैं लेकिन रोशन हमारी ज़िंदगियों को करते हैं। और हमारे माशरे में जो अहम कंट्रीब्यूट करते हैं वो हमारे टीचर्स ही हैं। तो आज का ये जो पूरा सेशन है, आज का ये जो पूरा हमारा दिन है वो हम अपने टीचर्स को डेडिकेट करते हैं। स्पेशली आज का दिन सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक स्पेसिफ़िक डे तो है इनको सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन थ्रू आउट द ईयर अगर हम बात करें, अपनी पूरी ज़िंदगी की भी अगर बात करें तो हमारे ज़िंदगी का हर दिन जो है वो असातिज़ा के बिना अधूरा है। और आज हम जिस भी मुकाम पे बैठे हुए हैं वो हम अपनी असातिज़ा की मरहून मिन्नत है। तो मैं उन तमाम टीचर्स को जो मेरे पर्सनली टीचर्स रहे हैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और आप सबसे बात कर रही हूँ। एंड आई एम श्योर कि आपकी भी आपके टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा जज्बाती वाबस्तगी भी रही होगी और आपके करियर में कहीं ना कहीं उन्होंने हम किरदार अदा किया होगा। जब भी हम कामयाब मर्द या औरत की बात करते हैं तो कहते हैं कि मर्द के पीछे जो है वो किसी कामयाब औरत का हाथ होता है, और औरत की भी अगर कामयाबी की बात करें तो कहते हैं किसी न किसी का हाथ होता है। लेकिन हमारी कामयाबी के पीछे आई बिलीव कि बहुत सारे हाथ होते हैं और उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे वालिदैन का और हमारे रूहानी वालिदैन यानी हमारे असातिज़ा का होता है। तो हमें कभी भी ये बात नहीं बोलनी चाहिए। हमेशा अपने टीचर्स को बहुत इज़्ज़त दें, बहुत एहतराम करें और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा उनके साथ हैं इन टच रहें। लाइफ के हर पहलू, चाहे आपकी कोई भी कामयाबी है तो उनके साथ ज़रूर उसको शेयर करें, वो हमेशा आपकी कामयाबी पे खुशी होंगे। तो वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे। और अल्लाह मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारे तमाम उस्ताज़ा को लंबी सेहत ज़िंदगी दे और इसी तरह से वो हमारे जो माशरे में हैं वो कंट्रीब्यूट करते रहें। आमीन। तालीम के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम जो है वो बहुत सारे मसाइल से घिरा रहता है। तो आज भी जो है वो कुछ इसी तरह की हम बात करते हैं क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वो एफिलिएटेड होते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के साथ। उनके बहुत सारे रजिस्ट्रेशन के मसाइल होते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। एंड द एंड क्या होता है कि एंड पे क्या जाता है कि सारा बर्डन जो है वो स्टूडेंट पे चला जाता है, उसकी फीसेस होती हैं। तो वो एक स्टूडेंट जो है वो इसमें पिस जाता है, अमला भी पिसता है। ये कैसा पूरा प्रोसेस है, क्या इसके कोई जो है वो इन मसाइल का हल दिखाई देता है या नहीं, इस पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। हमारे मेहमान हैं कासिम बुटर, जनरल सेक्रेटरी प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। और इसी अहम मौजू पे बात करने के लिए हमें हमारे सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका भी हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पहले भी जो है गाहे बगाहे हम इन मसाइल को जो है उजागर करते रहते हैं, तो इनका क्या आपको नज़र आता है कि कोई हल हो रहा है? अगर हल हो रहा है तो क्या वो मज़ीद उसमें बेहतरी आएगी या नहीं? क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली अगर उनकी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो। जी बहुत शुक्रिया सिटी 41 का। तो ऑलरेडी भी हमारी बड़ी जो हेल्प करते हैं, आपके चैनल की वजह से जो है काफ़ी मसाइल हमारे हाईलाइट होते हैं और हमारी हायर अथॉरिटीज़ तक हमारी बातें भी पहुंच जाती हैं। असल में फैसलाबाद में अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं तो अपने टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे का मैसेज दूंगा। तो सारे टीचर्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं और मेरे भी टीचर्स हैं जिनकी वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वालिदैन और टीचर्स की बदौलत ही सारा कुछ होता है। तो उसके बाद हम प्रॉब्लम्स के ऊपर आ जाते हैं। तो हमने पहले भी ये बड़े जो प्रोग्राम्स इसके ऊपर किए हैं, तो इसमें हमारी मेजर यूनिवर्सिटी जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है और इसके साथ फैसलाबाद बोर्ड जो है वो हमारा इंटर लेवल को डील करता है। यूनिवर्सिटी जो है हमारे एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स और बीएस के प्रोग्राम्स जो हैं उनको डील करती हैं।
लेकिन सिर्फ अफिलिएशन प्रोसीजर जो है वो नहीं होता, इससे पहले हमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनसे गुजरना पड़ता है। उनमें सबसे पहले हमें अपने बीएस को, अगर हम उसके ऊपर आ जाएं तो बीएस की डिग्री को हायर अथॉरिटीज़ के साथ अफिलिएट करवाने के लिए जो अदारे इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सबसे पहले जो मसला होता है हमारे डायरेक्टर कॉलेज का होता है। हमारी फाइलें सब जो हैं वो पहले डायरेक्टर कॉलेज की तरफ जाती हैं। उनकी फ़ीसें हमारी बहुत कम होती थी, पहले 2000 फ़ीस थी, तो नया कोई अदारा जो रजिस्टर्ड होता था उनके साथ तो उसकी 12000 फ़ीस होती थी। अब जो 2000 फ़ीस है उसको बढ़ा के 25000 कर दिया गया है। अगर नया अदारा जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा डायरेक्टर कॉलेज के साथ तो उसकी फ़ीस जो है वो 50000 होगी, अगर वो इंटर लेवल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाता है। अगर वो बीएस के प्रोग्राम को साथ लेके चलना चाहता है तो पहले उसकी फ़ीस 2000 में ही इंक्लूड होती थी। अब उसके लिए पर ईयर हमें 1 लाख जो है वो डायरेक्टरेट को जमा करवाना पड़ता है, वो रिफंडेबल नहीं होता। फिर वो हमारी फ़ाइल जो है डीपीई ऑफिस में जाती है, वहाँ से एक कमेटी बनती है, वो कमेटी हमारा विज़िट करती है, फिर उसके बाद जो है वो हमें एनओसी जारी होता था। अब एनओसी जारी करने के साथ साथ नया एक प्रोसीजर शुरू कर दिया है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपने मुतलका प्रोग्राम की एक्रीडेशन भी करवानी है। जैसे अगर हम बीएस कंप्यूटर साइंस करवाएंगे तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एचईसी उसमें इन्वॉल्व होगा, वहाँ से एक्रीडेशन करवाएंगे। एजुकेशन करवा रहे हैं तो उसकी एक्रीडेशन लैदा होगी, इंजीनियरिंग काउंसिल की एक्रीडेशन लैदा होगी, तो हर प्रोग्राम की हमें एक्रीडेशन अलग से करवाना पड़ेगी। अगर एक प्रोग्राम की हम एक्रीडेशन करवाते हैं तो उसका टोटल एक्सपेंस तकरीबन 9 से 10 लाख तक होगा। वो एक अदारे के ऊपर एक एक्रीडेशन का बर्डन पड़ जाएगा। फिर उसके बाद हम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ को मूव करेंगे, वहाँ पे हमने एक्रीडेशन का लेटर, बमा, एनओसी, डीपीआई का, वो दोनों चीज़ें हमने लगानी होती हैं। फिर जीसी को हम जो है वो रजू करते हैं कि आप हमें एफिलिएशन दे दें। जीसी यूनिवर्सिटी की एक टीम हमारा विजिट करती है जिसमें एचईसी का एक नुमाइंदा होता है। अब जो स्टार्ट हुआ है नया प्रोसीजर, तो उसमें जब वो विज़िट करते हैं फिर वो दोबारा नए सिरे से सारी चीज़ों को चेक करते हैं। अब जीसी यूनिवर्सिटी ने भी फीस में बेतहाशा इजाफा कर दिया है, हालांकि सिस्टम वही है, सारा कुछ वही है ना। तो यूनिवर्सिटी का किसी जगह पे कोई ऐसा एक्सपेंस जो है बढ़ा है कि जिसकी वजह से अदारों का यूनिवर्सिटी के साथ एक ऐसा इंटरेक्शन हो गया हो कि जिसकी वजह से हमारे ऊपर बर्डनाइज हमने यूनिवर्सिटी को किया हो। उनका एक्सपेंस पेपर लेने के ऊपर भी सेम होता है, हालांकि प्राइवेट और सरकारी दोनों की पॉलिसीज़ भी अलग हैं। सरकारी इदारों को तकरीबन 4 से 5 साल तक के लिए वो जो है एफिलिएट कर देते हैं, हमें सिर्फ 1 साल के लिए एफिलिएशन दी जाती है और हर साल हमें दोबारा रिविज़िट की फ़ीस भी जमा करवानी पड़ती है। फिर सिचुएशन हमारी जो इकोनॉमिकली सिचुएशन ये इस वक्त ये है कि हमारे स्टूडेंट के पास पेइंग कैपेसिटी जो है वो पेरेंट्स के पास बहुत कम हो गई है, तो जिसकी वजह से लोगों के पास तालीम के ऊपर एक्सपेंस करने के लिए जो है वो रकमात नहीं है। अब लोग जो है वो देखते हैं कि हमारा बच्चा इंटर के बाद काम के ऊपर चला जाए, वो कमा के लेके आए। आप देखें कि अगर पहला सिस्टम जो था अगर हम उसके ऊपर चले जाएं तो सब जो है वो बड़े कंफर्टेबल थे। इंटर बच्चा मैट्रिक करता था, इंटर करता था, ग्रेजुएशन करता था, प्राइवेट 2 साल डिग्री भी कर लेता था, उसके साथ मास्टर्स भी 2 साल प्राइवेट करता था और साथ में अपनी जॉब भी कंटिन्यू करता था। अब उन्होंने बीएस को में जो है वो रेगुलर होता है, तो बीएस की फीसिस इस लेवल तक हैं कि वो बच्चों के लिए अफोर्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो इस वजह से हमारे मसाइल जो हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बजाय फ़ायदा देने के वो नुकसान में चीज़ जा रही है और बच्चों के जो है वो, जैसे मैंने भी बात की कि बच्चों पे उसका बड़ा फीसिस का बर्डन आता है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी तालीम जो है, जो सबसे अहम चीज़ है वो छूट जाती है। तालीम के हवाले से बात करें, टीचर्स के हवाले से थोड़ी सी अगर बात करें तो जहांगीर, पहले तो मैं चाहूँगी कि क्योंकि आज स्पेशल टीचर्स डे है तो आप उसके हवाले से अपने टीचर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं और फिर इस मसले पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, टीचर्स डे जो है वो यकीनी तौर पर टीचर्स को सलाम हम कहते हैं, जो ना सिर्फ हमारी तालीमी कैरियर के टीचर हैं बल्कि मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ के जितने भी टीचर्स हैं उन सबको भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि उनकी वजह से हम बोलने के काबिल हुए। और ये सबसे बड़ा मेरा गिला यही होता है कि हम अपने बच्चे को बोलना नहीं सिखाते। तो आज अगर हम बोलने के काबिल हैं तो यकीनी तौर पर हमारे असातिज़ा का इसमें कंट्रीब्यूशन है। और मैं ये हमेशा हर टीचर से ये कहता हूँ कि आप बच्चे को 99% मार्क्स उसको दिलवाएं ना दिलवाएं, लेकिन सिर्फ उसको बोलना सिखा दें। वो लाइफ खुद अपनी सेटल कर लेगा, वो खुद अपनी जगह बना लेगा। क्योंकि हमारे यहाँ अगर 99% मार्क्स आ जाएं लेकिन बच्चे को बोलना ना आता हो तो इंटरव्यू में आके जाके सबसे पहला एतराज़ यही होता है कि बच्चा अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो यकीनी तौर पर टीचर्स का रोल है, जो भी कामयाबियाँ मिलती हैं उसमें, कि आपने थ्रू आउट टीचर्स ने आपको गाइड किया, मोटिवेट किया, पॉलिश किया। देखिए, सलाहियतें होने के बावजूद अगर आपको पॉलिश ना किया जाए, जैसे एक एग्जांपल दी जाती है हीरे की, कि जब तक उसको पॉलिश नहीं किया जाए तो वो कोयला ही है, वो पत्थर ही है और उसकी शेप कोई नहीं है, उसकी अट्रैक्शन कोई नहीं है, हीरे को भी तराश की जरूरत होती है। तो हमारे टीचर हैं जो हमें खराश तराश और हमें ब्यूटीफुल बना देते हैं।
तो आज हम सारे जिस मकाम पर भी हैं उसमें हमारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर का किरदार होता है, चाहे वो हमारे एकेडमिक कैरियर हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं आपको जो आपको गाइड करते हैं सीनियर्स की शक्ल में। तो वो सारे और एकेडमिक कैरियर में सारे जितने टीचर्स आए वो भी यकीनी तौर पर और वैसे भी जहांगीर कहते हैं ना कि सीखने का अमल जो है वो तो इंसान की आखिरी सांस तक है। तो हमें ज़िंदगी के हर मरहले पे कहीं ना कहीं जो है वो टीचर्स के साथ वो है, वो चाहे हमारे स्कूल टीचर्स नहीं है, जैसे आपने बात की कि फील्ड में हमारे सीनियर्स जो हैं वो बहुत हमें सिखाते हैं और हम सीख के ही उनसे आगे बढ़ते हैं। तो टीचर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। हाँ, और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आज के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए कि आपके टीचर की उसको आप अपनी लाइफ से नेगेट नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो रिस्पेक्ट कम होती जा रही है और असाजा की तरफ से बिलखसूस ये एतराज़ आता है कि हमारी टीचर की जो इज़्ज़त और एहतराम है वो पहले माजी की नस्बत कम होता जा रहा है। तो इसमें मैं समझता हूँ सारे पेरेंट्स और बच्चे उनको चाहिए कि असाजा को कभी भी यह एहसास ना हो कि उनकी इज़्ज़त और एहतराम में कमी आ रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल पेरेंट्स का है, क्योंकि पेरेंट्स अगर किसी टीचर को मिसबिहेव करेंगे तो बच्चे अल्टीमेटली उनको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला रोल इज़्ज़त और एहतराम के हवाले से अगर सोसाइटी में टीचर को देनी है तो पेरेंट्स को इसमें अपना किरदार अदा करना होगा, और उसके बाद बच्चे अल्टीमेटली अपने टीचर का अदब एहतराम करेंगे। टीचर का अदब एहतराम होगा तो वालिदैन का अदब एहतराम होगा, क्योंकि हमारे अक्सर पेरेंट्स भी यही शिकायत करते हैं टीचर से कि आप बच्चे को समझाएं, हमारी बात नहीं सुन रहा। तो आप ये देखें, ये ट्राइएंगल है, बच्चा है, पेरेंट है और टीचर है, तीनों को मिलकर काम करेंगे तो सोसाइटी में तीनों का किरदार बेहतर होगा। और यकीनी तौर पर आज का दिन जो है वो टीचर सारे सलाम के मुस्तहिक हैं, उनका इज़्ज़त और एहतराम पहले से ज़्यादा बढ़ना चाहिए और वालिदैन को बिलखसूस इसमें किरदार अदा करना चाहिए। और उसके बाद हम आते हैं कि एजुकेशन के टॉपिक पे। तो ये बिल्कुल सही बात की कि माजी में ये होता था कि 2 ईयर BA और 2 ईयर MA प्रोग्राम जो था, जो HEC ने बंद कर दिया, उसमें इतना फ़ायदा होता था कि बच्चे 3000 रुपये सालाना में अपना BA और MA कंप्लीट कर लेते थे। रेगुलर भी कॉलेजेस की फ़ीस इतनी हुआ करती थी 3000, 5000, और बच्चे मास्टर्स और ग्रेजुएशन अपने मुकम्मल कर लेते थे। लेकिन जब से HEC ने वो 2 ईयर एनुअल प्रोग्राम ख़त्म करके सेमेस्टर सिस्टम इंगेज किया है, BS प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, फ़ीसें इतनी ज़्यादा मतलब बढ़ गई हैं कि अब आम बंदे के लिए, पेरेंट्स के लिए ये मुश्किल होता जा रहा है कि अपने बच्चे को इंटरमीडिएट के बाद तालीम दिलवाए। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस की ही बात कर ले तो वो भी जो पहले 3000 फीस होती थी एनुअल, अब वो 10,000 सेमेस्टर की फ़ीस ले रहे हैं, हालांकि बहुत यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन में ना होने के बराबर है। लेकिन फिर भी जो पेरेंट 3000, 4000 में साल बच्चे को पढ़ा लेते थे, अब उनको साल में 20,000 देना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने की वजह से गवर्नमेंट का बर्डन इतना ज़्यादा हो गया, इदारों के ऊपर फंडिंग कम होती जा रही है, और हर इदारे को, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेजेस हों, इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस भी, बिलखसूस यूनिवर्सिटीज़ को कहा जा रहा है कि आप खुद कमाई करें, हम आपको कोई फंडिंग नहीं करेंगे। अब देखिए कितना एक एजुकेशन में ही तजाद है कि मैट्रिक तक आप कहते हैं फ्री एजुकेशन, और उसके बाद जो ज़रूरत है, अब देखिए जो तरक्की होनी है वो सारी हायर एजुकेशन से होनी है। जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी इनोवेशन है, जो आइडियाज़ हैं, जो रिसर्च है, वो सारी होनी हायर एजुकेशन में। आपने मैट्रिक तक बच्चों को फ्री रखा है, उसके बाद तालीम इतनी महंगी कर दी है कि बामुश्किल 3% लोग आगे यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं। मेरे ख्याल 3% से भी कम होंगे। तो आपने जो तरक्की का रास्ता है उसको रोक दिया, उसको महंगा कर दिया, उस पर इतने ज़्यादा चेक एंड बैलेंस लगा दिए। अब कोई इदारा रजिस्टर्ड होना चाहता है तो सिर्फ एजुकेशन बोर्ड उससे 1.5 लाख रुपए लेता है फ़ीस, कि हमें आप 1.5 लाख रुपया रखवाएं हमारे पास फ़ंड, तो फिर आपको हम रजिस्ट्रेशन देंगे। यूनिवर्सिटी में जाएं तो यूनिवर्सिटी अलग से एक प्रोग्राम के 3 लाख रुपए लेती है कि आप BS अगर कोई करवाना चाहते हैं तो हमें 3 लाख रुपए सिक्योरिटी के तौर पर दें। अगर कोई कॉलेज 4 प्रोग्राम करवाएगा तो वो 12 लाख देगा। तो ये सारा बर्डन अल्टीमेटली हमारे बच्चों पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जो 3-4 हज़ार रुपये में ग्रेजुएशन हो जाती थी, अब वो अगर प्राइवेट कॉलेज में जाएगा तो वो कम से कम वो 40,000, 50,000 फीस लेंगे। तो ये सारा बर्डन गवर्नमेंट को चाहिए कि वन विंडो ऑपरेशन हो, रजिस्ट्रेशन के मसाइल ना हो, फीसें कम हों कॉलेजेस की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इदारे बने, क्योंकि हमारे फैसलाबाद में सिर्फ 50 के करीब कॉलेज हैं। अब देखिए 600 स्कूल हैं जहाँ पर मैं से आपकी बात को जो है वो कंटिन्यू करूंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और जितने भी उस्ताद हमें देख रहे हैं, वंस अगेन हैप्पी टीचर्स से। कहते हैं कि अगर माशरे में जो शागिर्द है वो उस्ताद की जो सख्तियाँ बर्दाश्त कर लेता है तो उसे ज़िंदगी में बहुत सारी सख्तियों से वो बच जाता है, उसके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। और उस्ताद का किरदार हमारी ज़िंदगी में हमेशा से अहम रहा है, चाहे वो हमारा अकेडमिक करियर हो, चाहे वो प्रोफेशनल करियर हो। तो जितने भी हमारे टीचर्स देख रहे हैं या किसी भी फील्ड में वो सर्व कर रहे हैं, उन सबको हम जो है वो सल्यूट करते हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन के वो हकदार हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो तालीम को लेकर बहुत सारे मसाइल हैं जिनके साथ बहुत सारे उस्ताद, बहुत सारी जो फैकल्टीज़ हैं वो जूझ रही हैं। और उसी हवाले से हम बात कर रहे थे। जहांगीर, आप बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो जो है HEC की तरफ से एक प्रोग्राम ख़त्म किया गया तो कितना मुश्किल हो गया है स्टूडेंट्स के लिए, तालीम तक उनकी रसाई को कितना मुश्किल कर दिया गया और फीसेस बहुत ज़्यादा रेज़ हो गई हैं। अच्छा जीनत, वो बात हो रही थी कि हमारे यहाँ 600 फैसलाबाद में स्कूल हैं जो मैट्रिक करवा रहे हैं। उसके बाद कॉलेज साइड में जाएं तो सिर्फ 50 कॉलेज हैं। अब अंदाज़ा करें कि 600 जो स्कूल्स हैं वो इतने बड़ी तादाद में बच्चों को बाहर मैट्रिक के बाद भेज रहे हैं सोसाइटी में, लेकिन आगे उनको इंगेज करने के लिए कॉलेजेस ही मौजूद नहीं हैं। अब 50 कॉलेजेस गवर्नमेंट में कुछ थोड़ी फीसें कम होती हैं, उसके बाद जो बच्चे रह जाते हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर की तालीम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, गवर्नमेंट के चार्जेस की वजह से, रजिस्ट्रेशन फीसेस की मद में इतना ज़्यादा बर्डन आ गया है कि वो चाहते या ना चाहते हुए भी उनको फ़ीसें ज़्यादा करना पड़ती हैं। और फ़ीसें वो कम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट के जो अखराजात हैं वो मेंटेन करना उनके लिए पॉकेट से तो कोई नहीं करेगा, वो जो बच्चों से फ़ीसें होंगी उसी की मद में करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कोई वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के हवाले से, क्योंकि एजुकेशन रियासत की जिम्मेदारी है। उसको अदा करने के लिए अगर प्राइवेट सेक्टर मैदान में आ रहा है तो उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोर्ट करें। जिस तरह गवर्नमेंट के इदारे हैं अगर इनको बराबर लेकर चला जाए, वही फैसिलिटीज़ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी हों, उनको भी उतना ही सपोर्ट किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि आवाम को सस्ती तालीम मैसर आ सकती है। जिस तरह से हमारे गवर्नमेंट कॉलेज कुछ निस्बतन सस्ती तालीम दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में, इसी तरह अगर प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस को फैसिलिटेट किया जाए तो वो भी सस्ती तालीम दे सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ताउन इस सवाल से नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे कि बात की जहांगीर ने कि मैट्रिक तक जो है वो गवर्नमेंट जो है वो फ्री एजुकेशन की बात करती है, लेकिन जहाँ से एक्चुअल आपकी लाइफ का स्टार्ट होता है कि आप इंटरमीडिएट जो है, वैसे तो तालीम हर ही जो है लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद अगर तालीम इतनी महंगी हो जाती है और स्टूडेंट्स जो है वो तालीमी इदारों से बाहर ही रह जाएंगे तो तालीमी इदारे इस तरह तो देखते देखते तबाह हो जाएंगे। तो इसका क्या हल है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि किस तरह से सारे सिनेरियो को बेहतर किया जा सकता है और कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए करने चाहिए? कि जहांगीर ने बड़ी अच्छी बात की है इस हवाले से कि अगर प्राइवेट सेक्टर को वही सहूलियात दी जाएँ जो गवर्नमेंट सेक्टर को दी जाती हैं। आप देखें जितनी भी पोजीशंस होती हैं मोस्टली प्राइवेट अदारों की होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे ले लें, मैट्रिक में ले लें, मोस्टली प्राइवेट अदारे जो हैं ना वही पोजीशंस लेते हैं। अब मसला इस जगह पे है कि जब तक ये हमारी फीसिस जो हैं, जैसे GC यूनिवर्सिटी है उसमें जब तक हमारे प्राइवेट कॉलेज का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं किया जाएगा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा, HEC में शामिल नहीं किया जाएगा, उनकी कमेटीज़ मीटिंग्स में हमें नहीं बिठाया जाएगा, तब तक जो है उनको पता नहीं चलेगा हमारे मसाइल कौन से हैं प्राइवेट अदारों के। अभी तक MA चल रहा है प्राइवेट, जो पुराने रजिस्टर्ड हुए हैं बच्चे उनके अभी एग्ज़ाम्स होने हैं। इस दफ़ा जो शेड्यूल आया है उसमें यूनिवर्सिटी ने खुद ब खुद बच्चों की एग्ज़ाम फ़ीस में यूनिवर्सिटी शेयर्स जो है वो खुद ही इंक्लूड करके भेज दिया है। अब वो बर्डन जितना भी होगा एग्जामिनेशन फ़ीस का, वो एग्जामिनेशन फ़ीस शेयर की मद में इजाफा कर दिया गया है। तो वो जितना भी इजाफा होगा, बर्डन होगा, वो स्टूडेंट के ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से जब BS में सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन के मसाइल नहीं है, जब हम बच्चा रजिस्टर्ड करवाते हैं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्राइवेट अदारे में जो बच्चा एडमिशन लेता है हम उसके फर्स्ट सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस, यूनिवर्सिटी शेयर, ये तीनों चीज़ें हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाना पड़ती हैं, जो तकरीबन 15,000 पर स्टूडेंट बनती हैं। 15,000 रुपया जो एक प्राइवेट अदारा एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाता है। ये 3 साल पहले ये पॉलिसी नहीं थी। पॉलिसी थी कि बच्चा सिर्फ रजिस्टर्ड होता था, उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती थी, उसके बाद जब उसका एग्जामिनेशन शेड्यूल आता था तब एग्जामिनेशन फ़ीस जमा करवाना पड़ती थी। अब जब हम बच्चे से डिमांड करते हैं कि आपने ये 15,000 हमें सबमिट करवाना है, तो बच्चा कहता है कि इससे बेहतर है कि मैं आगे स्टडी को कंटिन्यू ही ना करूँ, कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें 15,000 जो है वो
इस मद में देना पड़ रहा है कि जो यूनिवर्सिटी का है। इसके अलावा कॉलेज जो प्राइवेट है उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके पढ़े लिखे स्टाफ को सैलरीज देनी होती हैं, उन्होंने क्लासेस को मैनेज करना होता है, उन्होंने भी अपनी कॉलेज की इंस्टॉलमेंट लेनी है। जब वो साथ में इंस्टॉलमेंट भी डिमांड करते हैं, वो तकरीबन 25,000 तक की अमाउंट जो है वो पहले सेमेस्टर की बच्चे को एट द टाइम ऑफ एडमिशन जमा करवानी पड़ती है। हालांकि 2-3 साल पहले टोटल फीस जो है वो एक साल की 20,000 होती थी। तो 40,000 में बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन कर लेता था और नेक्स्ट 40,000 में मास्टर कर लेता था, साथ में वो अपनी प्राइवेट जॉब भी कर लेता था। जो लोग कैपेसिटी रखते थे, अपनी अफोर्डिंग कैपेसिटी जिनकी ठीक थी, वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद वो प्रेफर करते हैं प्राइवेट अदारों को, फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर करते हैं। लेकिन जैसे ये HEC और बाकी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और उनकी पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं, तो उसकी वजह से ये बर्डन जो है वो अदारों के साथ साथ स्टूडेंट के ऊपर इतना बढ़ गया है कि हमारी जो हायर एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो गई है। अब हमारा बच्चा जो है, पहले हमारे पास अगर तादाद जो है वो 100 होती थी, अब वो 25 होती है। 75% हमारा बच्चा जो है वो सारा जॉब के ऊपर चला गया है, उसने स्टडी को कंटिन्यू ही नहीं किया। तो जब तक ये पॉलिसीज़ एक वन विंडो के तहत जो है वो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर नहीं बैठेगा, इनको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे मसाइल जो हैं वो हल नहीं होंगे। असल में ये पाकिस्तान के मसाइल हैं, हमारे मुल्क के मसाइल हैं, हमारी यंग जनरेशन के मसाइल हैं, जिन्होंने आगे फ्यूचर में इस मुल्क की भागदौड़ को संभालना है, जिन्होंने आगे इसमें अपना किरदार अदा करना है। तो उसके लिए टीचर तो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी जनरेशन जो है वो तबाह हो जाए। वो तो हमेशा उनके साथ स्मूथ खड़ा है, हमेशा उनको जो है वो गाइड करता है, और उसकी हमेशा कोशिश होती है कि मेरा बच्चा जो है मुझसे भी बेहतर हो। तो हमारे टीचर्स ने तो यही हमें सिखाया है कि आपने जो है वो हमसे भी बेहतर होके जो है वो आगे मतलब अपना फील्ड में किरदार अदा करना है। और हम सैल्यूट करते हैं अपने टीचर्स को जिनसे हमने पढ़ा है, जिन्होंने हमारे ऊपर एफर्ट्स किए हैं, मेहनत की हैं, और उन्हीं की बदौलत जो है आज हम किसी भी मुकाम पर पहुँचे हैं। तो जब तक हम अपने टीचर्स की, अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक जो है हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें अब किसी भी मुकाम के ऊपर अगर कोई मिनिस्टर बैठता है, लेकिन अलमी की बात यह है कि गवर्नमेंट की इस तरह की जो पॉलिसीज़ की वजह से है, तालीम जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है। जैसे आपने भी अभी मेंशन किया कि एक वही डिग्री पूरी साल की फ़ीस जो थी वो 40,000 थी, अब एक सेमेस्टर की फ़ीस ही जो है वो 20 से 25,000 होगी, जो कि एक नॉर्मल बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो गया, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली में अगर देखें, क्योंकि हमें भी पता है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मुल्क के हालात, बहुत ज़्यादा महंगाई भी है, बहुत ज़्यादा, वैसे ही आपकी जो है वो लाइफ सर्कल जो तबाह हो गया। तो जहांगीर, आपको नहीं लगता है कि जो है गवर्नमेंट इदारे हैं उनको अपनी पॉलिसीज़ पे दोबारा से नज़रसानी करने की ज़रूरत है, और इस तरह का स्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत है, इस तरह की फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे जो है वो कम से कम फ़ीस में अच्छी और मियारी तालीम हासिल कर सकें? अच्छा, गवर्नमेंट के साथ साथ जैसे GC यूनिवर्सिटी की बात हो रही है कि सारे इदारे फैसलाबाद में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो GC यूनिवर्सिटी से अलहाक शुदा हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ कि GC यूनिवर्सिटी को भी अपना थोड़ा सा कवानीन चेंज करने की ज़रूरत है। एक गवर्नमेंट सेक्टर अलहाक लेता है, एक प्राइवेट सेक्टर अलहाक लेता है, तो दोनों से अलग अलग डील किया जाता है, जबकि एजुकेशन बोर्ड दोनों के साथ एक जैसा डील करता है। इंटरमीडिएट के पेपर चाहे वो प्राइवेट कॉलेज का बच्चा हो या गवर्नमेंट कॉलेज का बच्चा हो, सेम पेपर होता है, सेम पैटर्न होता है, उनके सेम प्रोसीजर होता है। लेकिन GC यूनिवर्सिटी क्या करती है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अलग क्राइटेरिया है और प्राइवेट कॉलेज के लिए अलग क्राइटेरिया है। जैसे यूनिवर्सिटी लेवल के डिग्री प्रोग्राम में कुछ मार्क्स जो हैं वो टीचर के पास होते हैं असाइनमेंट की शक्ल में, अटेंडेंस की शक्ल में या ओवरऑल, तो वो गवर्नमेंट टीचर को 40% मार्क्स दिए हुए हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जैसे ही वो यूनिवर्सिटी आती है तो उसके टीचर के पास सिर्फ 20 मार्क्स हैं। अब यहाँ से ही तफरीक शुरू हो जाती है कि अब पेरेंट और बच्चे वो देखते हैं कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, तो वो गवर्नमेंट साइड पे जाने की ख्वाहिश रखते हैं और प्राइवेट सेक्टर को हम खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं। हालांकि GC यूनिवर्सिटी की डिग्री है दोनों के पास, दोनों के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट ना होने की वजह से आप खुद ही एजुकेशन के रास्ते बंद कर रहे हैं। अब उसमें क्या होगा कि अब बच्चे जो हैं, अब गवर्नमेंट कॉलेज के पास सब कॉलेज के पास सीट्स हैं 50, अब 50 उनकी भी मजबूरी है कि उससे ज़्यादा बच्चों को एनरोल नहीं कर सकते। बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी कि किस तरह से तालीमी मेयार जो है वो तफरीक का शिकार है, और ये जो मसला है वो डायरेक्टली जो है वो असरअंदाज होता है हमारे स्टूडेंट्स पे। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह प्राइवेट सेक्टर जो है वो बुरी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार है और गवर्नमेंट को जो है वो नई पॉलिसीज़ जो उन्होंने मुतारिफ करवाई हैं उस पर दोबारा से नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर अल्टीमेटली हम देखते हैं कि हमारे तालिब इल्म बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि फीसेस रेज होने की वजह से जो स्टूडेंट है वो अगर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से बाहर रह जाएगा तो जो यूनिवर्सिटी है वो भी वैरान पड़ जाएंगी। तालीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी माशरे की तरक्की में। तो पाकिस्तान की पहले ही जो है वो सूरत हाल जो है वो बहुत बदहाली की तरफ जा रही है। अगर तालीम भी हम छीन लेंगे और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से बाहर खड़ा कर देंगे तो बहुत बड़े अलमिया की बात है। तो फिर वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह से बदहाली का शिकार हो जाएगा, क्योंकि तालीम का मयार जो है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। जहांगीर, हम इसी वाले से बात कर रहे थे कि किस तरह से एक ही यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हुए स्टूडेंट, लेकिन क्या फ़र्क आता है कि एक डायरेक्ट जीसी यूनिवर्सिटी की जैसे आपने बात की कि वहाँ पे जाता है गवर्नमेंट की डिग्री स्टूडेंट के हाथ में होता है, दूसरा जो है वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जो है वो उसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेता है, लेकिन दोनों में जो है वो तजाद किया जाता है और दोनों का जो है वो बिहेवियर जो है इदारे की तरफ से वो डिफरेंट होता है। अच्छा, इसमें यूनिवर्सिटी को चाहिए कि जिस तरह से पहले भी बात हुई कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने जो कमेटियाँ मुख्तलिफ बनाई हैं उसमें गवर्नमेंट के 2 कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को बतौर मेंबर ऐड किया गया है, लेकिन यहाँ भी एक इम्तियाजी सलूक बरता गया प्राइवेट सेक्टर से कि प्राइवेट सेक्टर का कोई नुमाइंदा जीसी यूनिवर्सिटी की किसी कमेटी में मौजूद नहीं है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के या अफिलिएशन के या बीएस के मामला डिस्कस किए जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर स्कूल्स में देखें तो स्कूल एजुकेशन ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बनाई जिसमें प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदे शामिल हैं। अब अंदाज़ा करें कि स्कूल लेवल पर या इंटर लेवल पर गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बना रही है उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर को कोई नुमाइंदगी नहीं दे रही जहाँ पे ज़्यादा मसाइल हैं कॉलेजेस को फेस करने वहाँ पर ही बच्चों ने, अब जैसे पहले मैंने बात की कि हमारी हायर एजुकेशन प्रायोरिटी है ही नहीं। गवर्नमेंट जब भी बात करती है फ्री एजुकेशन की, मैट्रिक तक आके उनकी ब्रेक लग जाती है। हालांकि मैं समझता हूँ कि हमें फ्री एजुकेशन का जो नारा लगाना है वो हायर एजुकेशन की तरफ लगाना चाहिए कि मैट्रिक तक तो हर बच्चा खुद भी पढ़ लेगा, लेकिन जहाँ पर नीड है पेरेंट को, जहाँ पर बच्चे को नीड है, जहाँ पर इस सोसाइटी को नीड है, हायर एजुकेशन की नीड है, रिसर्च की नीड है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इनोवेशन की ज़रूरत है, आइडियाज़ की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे हम इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि आप खुद ही अफोर्ड कर सकते हैं तो आएँ, महंगी फ़ीसें जो दें और बारी बारी जो अपने अखराजात बर्दाश्त करें। और उसके अलावा गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में ही देख लें तो 50,000 पर सेमेस्टर फ़ीस नॉर्मल है हमारी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर को भी उन्होंने इतना टाइट किया हुआ है फीसों की मद में या कवानीन की मद में कि वो भी मजबूर है अपनी फ़ीसें जो हैं वो ज़्यादा करने में। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को अपने रिलैक्सेशन करनी चाहिए और हायर एजुकेशन पर फंडिंग जो है वो बढ़ानी चाहिए। हमें सिर्फ स्कूल तक फ्री एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, रियासत की जिम्मेदारी है वो एजुकेशन को फ्री करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन हासिल करें और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। तालीम बिल्कुल फ्री ना भी हो लेकिन एटलीस्ट इतना होनी चाहिए कि हर बंदा जो है उसे अफोर्ड कर सके, क्योंकि इसी मसाइल के थ्रू अगर चलते हुए जैसे बात करें हाई फीसेस की, तो जब प्राइवेट सेक्टर की तरफ से वो फीसेस, जाहिर बात है कि आपने जैसे स्टाफ की भी बात की कि फीसेस वगैरह को भी देखना हर चीज़ का, तो वो जब प्राइवेट सेक्टर और मज़ीद फीसेस हाई करता है तो आमतौर पर यही सुनने को मिलता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा फीसेस लेते हैं, लेकिन उनके पीछे के जो मसाइल हैं वो किसी को दर हकीकत नज़र नहीं आ रहे होते हैं। तो ये जो बोर्ड की जानिब से अभी जैसे हालिया भी फीसेस रेज हुई हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि और हालात कितने मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि पहले की प्रॉब्लम्स यूँ की तूँ हैं, उन मसाइल का कोई हल दिखाई नहीं दे रहा है और मज़ीद फीसेस जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं, जो स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाएगा। जी, पहले तो हम जो है वो एसोसिएट डिग्री या बीएस की बात करते थे, अब इंटर लेवल पे भी फीसेस को काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया गया है। जैसा कि कोई बच्चा जो है उसमें एग्ज़ाम्स दिए हैं इंटर के और उसको लग रहा है कि मेरे पेपर जो थे वो बिल्कुल ठीक थे और शायद इसको ना गलत मार्किंग की गई है, तो उसके लिए बोर्ड ने एक तरीक़ाकार निकाला हुआ कि आप रीचेकिंग करवा सकते हैं। तो रीचेकिंग की फ़ीस जो थी वो तकरीबन 1200-1300 रुपये के करीब होती थी, अब उसको बढ़ा के 2000 कर दिया गया है। लेकिन वो भी रीचेकिंग नहीं होती, वो रीकाउंटिंग होती है। बहुत सारे बच्चे हमारे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि मेरे जो मार्क्स थे वो ज़्यादा आने थे, अब मैं रीचेकिंग करवा लूँगी या करवा लूँगा तो मेरे नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से अलमिया ये है कि बच्चों ने जो करेक्ट आंसर दिए होते हैं उनको क्रॉस किया जाता है।
जब वो क्रॉस होते हैं तो बच्चा जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसर्ट हो जाता है, और वो स्टडी भी मुमी मैंने देखा है, बहुत सारी बच्चियों को मैंने स्टडी छोड़ते देखा है इस वजह से कि उनके साथ इस तरह की मार्किंग में ज़्यादती हो जाती है कि वो रीचेकिंग में जब जाती हैं तो रीचेकिंग में सिर्फ क्रॉस किया होता है और सिर्फ वो कहते हैं कि हम रीकाउंटिंग करेंगे। रीचेकिंग का तो कंसेप्ट सिर्फ एक नेम रीचेकिंग का है। हालांकि रीचेकिंग का मतलब तो ये है कि आपके पूरे पेपर को जो है आपने क्या आंसर दिए उसको रीचेक किया जाए, ताकि अगर मार्क्स उसमें प्लस माइनस हैं तो वो किया। लेकिन इसमें पर्सनल ग्रजेस नहीं आ जाते कि अगर जिससे आपने बात की है कि सिर्फ जो है वो मार्क्स को जो है काउंट किया जाता है और अक्सर जो है वो क्रॉस भी कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ बैठे हुए शायद जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनका थोड़ा सा उनको गिरां गुजर जाता है, उन पे थोड़ी सी जहमत आ जाती है कि इस तरह की कोई हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी दी गई है कि आप रीचेक कर सकते हो और फीस भी बढ़ा दी गई है, लेकिन जो है अमला जो है उनकी भी इसमें कारकर्दगी जो है वो खासी जो है ना उस पर चेक करने की ज़रूरत है, जो हाई अथॉरिटीज़ हैं। जी, इसमें पहले भी ऑलरेडी इश्यूज़ रहे हैं बोर्ड के नतायज के ऊपर, तो बहुत सारी स्ट्राइक्स भी एक वक्त में हुई थी जब इसको कंप्यूटर सिस्टम किया गया था। तो उसमें जितने भी मार्किंग करते हैं, मैं चूँकि आज टीचर डे है तो टीचर्स डे के हवाले से मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मार्किंग में जो है वो इस तरीके से मार्किंग करें कि जो जिसका हक बनता है उसको लाजमी तौर पर दें। तो उसमें कभी भी किसी तरीके से वो चूँकि खुद के साथ भी ज़्यादती है और बच्चे के साथ भी ज़्यादती है, उसके पेरेंट्स पता नहीं कितनी मुश्किलों के साथ, और ख़ास तौर पर मैं फीमेल की बात करता चलूँ, जैसे हमने ये तालीम की बात की है कि वक्त के साथ साथ बहुत महंगी हो रही है, तो देहातों में रहने वाले लोग जो हैं उनकी अफोर्डिंग कैपेसिटी बच्चों की कन्वेंस के हवाले से नहीं है। तो कन्वेंस जो है वो तकरीबन किसी विलेज से यूनिवर्सिटी तक आना हो तकरीबन 10-12 हज़ार पर मंथ उनको कन्वेंस का पड़ जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनकी बच्चियाँ जो हैं वो हॉस्टलाइज हों विलेजेस में ख़ास तौर पे, तो वो चाहते हैं कि बच्ची डेली जाए और वापस आ जाए। तो जैसे जैसे ये बर्डनाइज हो रहा है काम, तो वो फीमेल की एजुकेशन जो है वो बिल्कुल जो है वो विलेजेस में ख़ास तौर पे ख़त्म हो रही है। लोग जो है वो देखते हैं कि हमने बच्चियों के ऊपर कितना खर्च करना है, लड़कों के ऊपर कितना खर्च करना है, लड़कों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इस हवाले से। बच्चियों को वो कहते हैं कोई बात नहीं, इसकी शादी हमने कर देनी है तो ये अगले गल की मेहमान है, तो उसको एक हद तक जो है वो पेरेंट्स जो है वो करते हैं। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों और बच्चियों के मामलात में भी आप जो अल्लाह का एक कानून है उसको सामने रखते हुए आप उनके साथ एक अमल करें ताकि अल्लाह ताला उसकी जज़ा भी दे। तो डेफिनेटली मामलात को देखना पड़ता है। तो जैसे पेट्रोल की कीमतें जितनी इंक्रीज़ हुई हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, उस वजह से वो सेमेस्टर फीस के साथ साथ उतनी फ़ीस जो है वो बच्चों के ऊपर जो है वो ट्रांसपोर्ट की भी पड़ती है। तो अगर 25, 30, 40, 50 हज़ार कमाने वाले पेरेंट्स होंगे और उनके 2-3 बच्चे भी हैं, तो एक बच्ची यूनिवर्सिटी गोइंग है तो उसके लिए जो है वो इन चीज़ों को अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ना सिर्फ यूनिवर्सिटी फीसेज इंक्रीज़ हो रही हैं, ये रजिस्ट्रेशन की भी हो रही हैं और बोर्ड सेक्टर की भी हमारी सारी फीसेज जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, और ओवरऑल जो बर्डन होगा ये बच्चे के ऊपर जाएगा। क्योंकि तालीम के साथ जैसे बात की कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो जुड़ी होती हैं, चाहे वो उनके ट्रांसपोर्टेशन है। सारी बात है, एक बच्चा जब घर से आ रहा है वो खाने पीने के लिए भी कुछ जो है वो लेगा। अक्सर आप दोस्तों की गैदरिंग में बैठते हो तो कुछ हल्के फुल्का हर दोस्त की महफिल भी सजती है। तो इस हवाले से अगर हम अपने तालीमी मियार को भी देखेंगे, जिस तरह की फ़ीसेज़ रोज़ ब रोज़ बढ़ रही हैं, तो उस तरह का तालीमी सिस्टम भी नहीं है, तालीम का मियार भी उतना बेहतर नहीं है, तालीम उस तरह से दी जाती नहीं है। और इसके साथ साथ जितनी भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, खाने पीने का हो गया, पूरे दिन के अगर खर्चों की भी बात करें तो आजकल जितनी महंगाई चल रही है तो ये सारा बर्डन जो है वो फैमिली पे चला जाता है, पेरेंट पे और स्टूडेंट पे चला जाता है। तालीमी निज़ाम या तो बहुत इतना बेहतर हो कि जो फीसेस डिमांड कर रही हैं तो लोगों को पे करने में मसला ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट अगर सिर्फ ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़रूरी बात है, और मैं समझता हूँ कि स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक सबका मसला है, गवर्नमेंट सिर्फ स्टूडेंट के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री कर दे तो बहुत सारे मसाइल हमारे कम हो सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पर बहुत ज़्यादा खर्चे आ रहे हैं बच्चों के, और उतनी फ़ीस जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल की होती है उतनी ही ट्रांसपोर्ट पे आ रही होती है। एक दौर था कि बच्चों को, स्टूडेंट को फ्री होती थी बस सर्विस। इस तरह का दोबारा से कोई सेटअप आ जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी हो जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे पेरेंट का बर्डन जो है वो कम होगा और वो एटलीस्ट इदारों की फ़ी तो पे कर सकेंगे। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस वजह से नहीं आ पाते क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात मीट नहीं किए जाते, और बिल्कुल फीमेल एजुकेशन के हवाले से ट्रांसपोर्ट के बेशुमार मसाइल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा लिंक है एजुकेशन के साथ और फीमेल एजुकेशन के साथ। गवर्नमेंट को इस हवाले से भी कुछ इस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए कि जो है ना वो एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो। कासिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। जहांगीर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। वक्त हुआ यहाँ पे छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे थे तालीम के हवाले से। अगर बात की जाए तो आजकल जो है सबसे ज़्यादा रुझान ये देखा गया है कि जो यहाँ की यूथ है वो पाकिस्तान से बाहर जाने को ज़्यादा प्रेफर कर रही है। माइग्रेशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ता जा रहा है और इस सारे लाहे अमल में बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट कंपनीज़ हैं जो स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग करती हैं और उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, चाहे वो उनके करियर के हवाले से हो, जॉब के हवाले से हो या एजुकेशन के हवाले से हो। तो ये कैसा प्रोसेस रहता है और इसका पाकिस्तान पे कितना इम्पैक्ट चाहता है और पाकिस्तान के लिए क्या ये ख्वाह अच्छी बात है, बुरी बात है? क्योंकि यहाँ से अगर यूथ सारी माइग्रेट कर जाएगी बाहर तो क्या पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान के लिए जो है वो कितना साजगार साबित होता है? इसी हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है तनवीर नज़ीर, CEO हैं यूनिगाइड कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आपका हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। और थोड़ा सा मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि जो यूनिगाइड कंसल्टेंट है ये 2009 से सर्व कर रही है, स्टूडेंट की करियर काउंसलिंग का काम कर रही है। ऑलमोस्ट 14 साल इसको हो गए हैं और डिफरेंट जो सिटीज़ हैं वहाँ इनके ऑफिसेज़ हैं, लेकिन मेनली जो इनकी कंपनी है वो सर्व करती है फैसलाबाद और लाहौर में। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इनके थ्रू अब्रॉड में जा चुके हैं और बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा के अपने लाइफ को सेट कर चुके हैं। तो सर थोड़ा सा अगर बात करें कंपनी के हवाले से तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप हमारे देखने वाले को बताएं कि आपकी कंपनी किस तरह से काम कर रही है। और जैसे कि मैंने बता ही दिया इंट्रोडक्शन में कि ऑलमोस्ट जो है वो 14 ईयर्स से आप जो है वो सर्व कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आपने इनवाइट किया। ये सिटी 41 का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि एजुकेशन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और सिटी वाइज काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स हैं कि फॉरेन एजुकेशन को ऐड कर लिया और इसके ऊपर ओपिनियन ले रहे हैं। ये कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो इस पे तो आपको मैनी कंग्रेचुलेशंस। बीइंग अ यूनिगाइड कंसल्टेंसी हम लोग 2009 से ऑपरेट कर रहे हैं और लाहौर, जैसे बताया, मेन ऑफिस लाहौर में हमारे 3 ऑफिसेज हैं, दैन फैसलाबाद और डिफरेंट अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। हम लोग मेनली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए को कर रहे हैं। दैट्स मीन कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ को मेन फोकस है, जो कि एक्चुअली एजुकेशन का कह लें सेंटर है, हब है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ ही स्टार्ट करती हैं एजुकेशन को, रिसर्च को, क्योंकि पूरी दुनिया में मटीरियल सारा इंग्लिश में है। उसके अलावा हम एडिशनली जापान को करते हैं नॉन स्पीकिंग कंट्री के तौर पे, क्योंकि वहाँ स्कॉलरशिप्स अच्छी हैं और स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हैं। तो आपके मतलब इदारे के थ्रू जितना भी, अगर थोड़ी सी स्टूडेंट की बात करें कि यूनिवर्सिटी के बाद हमेशा जो है वो स्टूडेंट की पहले से कोशिश होती थी कि किसी अब्रॉड कंट्री में निकल जाएं, वहाँ पे डिग्री लें, फिर वहीं पे जो है वो करियर को परस्यू करें। लेकिन अभी जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल के हालात बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते जा रहे हैं। तो अब जैसे भी पहले तो सिर्फ जो थे हम देखते थे कि जो थोड़ा सा हाई फाई क्लास है वो ही प्रेफर करती, लेकिन अब मिडिल क्लास फैमिली है या जिसके पास थोड़ी सी भी कोई मतलब इनकम है, सेविंग है, वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अपने एक्सपेक्ट्स को लगा के बाहर चले जाएं ताकि अपनी जो करियर को है वो ब्राइट कर सके। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये जो यूथ की माइग्रेशन का सिलसिला स्टार्ट हुआ है ये कितना पाकिस्तान को इम्पैक्ट करेगा? अच्छा, इसकी एक बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है। अगर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताऊं, पाकिस्तान बनने से पहले अगर हम देखें, जब इंडो पाकिस्तान था, उस वक़्त को अगर हम रिकॉल करें तो उस वक़्त भी लोग पढ़ने जाया करते थे। जैसे कायद-ए-आज़म की एग्जांपल है, अल्लामा इकबाल की एग्जांपल है। अच्छा, उस वक़्त चूँकि सोशल मीडिया का दौर नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, इवन देन जो अफोर्ड करते थे लोग, उनके बच्चे बाहर ही पढ़ा करते थे। लेटर ऑन ट्रेंड्स चेंज हुए, अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट हुई, इंटरनेशनल डोर्स ओपन हुए, तो उसमें मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि लोअर क्लास तो अगेन स्ट्रगल कर रही है पाकिस्तान में भी और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इवन आई टेल यू। लेकिन जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, इन्होंने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि एजुकेशन के बगैर ये ग्रो नहीं कर सकते। इनको अगर अपर क्लास में जाना है तो एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो लोगों ने अल्टीमेटली अपने फाइनेंसिस को क्रिएट करना शुरू किया। उसमें मोस्टली लोगों ने पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्पोज ऑफ किया और दैन कुछ लैंड जिन लोगों के पास थी वो करके, तो वो क्या करते हैं कि जी इनिशियल फ़ीस पे करते हैं और दैन वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ भी जाते हैं पार्ट टाइम वर्क अलाउड होता है, तो वो कुछ अपनी फ़ीस उधर से मैनेज करते हैं।
देन अपनी लाइफ को अपग्रेड करते हैं। एंड ऑफ द डे जब वो डिग्री कर लेते हैं तो दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। लेकिन तनवीर, आपको ये नहीं लगता कि अगर सारी पाकिस्तान की यूथ यहाँ से बाहर चले जाएगी, सिर्फ अपनी करियर का सोचेगा, तो मुल्क का कौन सोचेगा? और इसमें ये भी है कि अगर हम यहाँ पे रहते हुए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकें तो उस हवाले से कितना ये मतलब ये इक़दाम जो है वो पॉजिटिव साबित होता है या नेगेटिव? क्योंकि अगर मुल्क से सारी यूथ बाहर चले जाएगी, उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल बाहर मिल रहा है, तो हम तो दूसरी कंट्रीज़ को सर्व कर रहे हैं, फिर अपनी कंट्री को कौन देखेगा? अच्छा, इसमें मेरा नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है, ये ट्रेंड जैसे मैंने बताया हमेशा से है। तो इंडिया की हम एग्जांपल लेते हैं। इंडिया के अगर लास्ट 15 ईयर्स को देखें तो लास्ट 15 ईयर्स में उन्होंने बाकायदा प्रमोट किया, अपने बच्चों को बाहर भेजा, इवन स्कॉलरशिप्स के ऊपर। इवन उन्होंने बैंक लोन्स डिफरेंट बैंक्स ने क्रिएट किए जो बच्चों को लोन दे के भेजते थे और बच्चे लोन वापस रिटर्न करते थे विद इन 6 मंथ्स और 1 ईयर। उससे क्या हुआ कि उनकी यूथ गई बाहर और उस यूथ ने क्या किया, वहाँ से फॉरेन रेमिटेंस अपने कंट्री में भेजे। और आज डेवलपमेंट का लेवल देख लें, एजुकेशन का लेवल देख लें, उनकी टेक्नोलॉजी का लेवल देख लें, वो सारा कुछ उनका हुआ एजुकेशन की वजह से। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो हम जिस रीजन में है इसमें एजुकेशन का वो स्टैंडर्ड और लेवल नहीं है। अगेन जो बच्चे अमेरिका गए, जो कनाडा गए, जो ऑस्ट्रेलिया गए, जो यूके गए, इन लोगों ने डिग्रीज ली और अगेन उन्होंने सर्व किया डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें इंडियंस को उन्होंने बुलाया और अब पेनिट्रेट कर गए पूरी दुनिया में। तो इसी सिनेरियो को अगर हम पाकिस्तान के देखें तो पाकिस्तान भी अगर अपनी यूथ को भेज रहा है तो ये लोग जाएं, डिग्रियां करें और अच्छी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर पोजीशंस पे चले जाएं, तो रेमिटेंस तो आएगी आएगी, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। फिर सेकेंडली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन कंपनीज़ को कन्विंस किया, उन्होंने आके इंडिया में ऑफिस बनाए। सेम अगर पाकिस्तान कर लेता है तो आप इमेजिन करें कि फॉरेन रेमिटेंस के साथ कंपनीज आएंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना ये एजुकेशन के बगैर पॉसिबल नहीं है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उस पर तो हम हमेशा से हमारा फोकस होता है क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट है और हर बच्चे की हम चाहते हैं कि जो रसाई है वो तालीम तक हमेशा रहे। और जो है जैसे आप बात कर रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर बाहर जाके, लेकिन इसके लिए भी कहते हैं ना कि आपको अपॉर्चुनिटी और सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स की तरफ से और भी बहुत सारी चीज़ें, या हम कह सकते हैं कि हम खुद भी जो स्टूडेंट्स वहाँ पर जाके अपने करियर करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप्स को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। तो इस सारे लाहे अमल के लिए आपको पता है कि कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जिसका बहुत ज़्यादा फुकदान है, क्योंकि शुरू से ही पेरेंट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से बच्चों की जो है वो फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा बच्चा ये बनेगा, तो बच्चा खुद कभी वो डिसीजन ले ही नहीं पाता है और उसकी उस तरह से कैरियर काउंसलिंग होती नहीं है। और हमारे अगर थोड़े से तालीमी इदारों की बात करें, जैसे आपने भी बात की कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तालीमी इदारों में भी सिर्फ थेरी पे जो है वो फोकस किया जाता है, फाइनेंशियल एजुकेशन बच्चों को दी ही नहीं जाती है कि क्या वे ऑफ सोर्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हुए इनकम जनरेट कर सकते हैं या अपने करियर को जो है किस फील्ड में ज़्यादा परस्यू कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मतलब पॉइंटर्स हैं जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। तो करियर काउंसलिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और आपको क्या लगता है कि क्या अब पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग हो रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Career counseling is really one of the main tool for any organization, any institution, any student. Unfortunately जैसे आपने बात की, ये रियलिटी है पाकिस्तान में काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा फुकदान है। पाकिस्तान में ऑनेस्टली स्पीकिंग करियर काउंसलिंग है ही नहीं। हमारे पेरेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है, टीचर्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है, लेकिन चूँकि हमारे इधर ट्रेंड नहीं है। मैं इसकी एग्जाम्पल आपको इंटरनेशनल सिनेरियो में दूँ तो जितने भी बच्चे ये बाहर जाते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम कनाडा की एग्जांपल लें तो कनाडा के अंदर और यूएस के अंदर जैसे ही बच्चा यूनिवर्सिटी में रजिस्टर होता है फर्स्ट डे, तो उसकी अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे फिक्स कर दी जाती है विद इन वीक काउंसलर के साथ। जो काउंसलर का पर्पज़ ये है कि उसने बैठना है, उसका माइंड चेक करना है कि ये फ्यूचर प्लान क्या कर रहा है, इसकी इंटेंशंस क्या हैं, फिर कोर्स सिलेक्शन करवानी है, कोर्स मॉड्यूल सेलेक्ट करवाने हैं और उसको पूरा एक करियर पाथ बना के देना कि आप ये डिग्री करके एंड पे आपको डिग्री क्या अवार्ड होगी और उससे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। नेचुरली ये बच्चे के इंटरेस्ट को देख के वो एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर इसको पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली ना किसी स्कूल में करियर काउंसलिंग है, ना किसी यूनिवर्सिटी में है। रीसेंट ट्रेंड्स में अगर मैं आपको बात करूँ तो अभी जो हमारे कैम्ब्रिज स्कूल्स हैं, ब्रिटिश काउंसिल पर्टिकुलरली इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रही है। वो करियर काउंसलिंग के वीकली
उन्होंने सेशंस रखे हुए हैं। उसके बाद वो साल में 2-3 दफ़ा एक लार्ज स्केल पे इवेंट्स कर रहे हैं जिसमें पूरी वो करियर काउंसलिंग के ऊपर ट्रेनिंग और वो उस तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली करियर काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है और वो करंट ट्रेंड्स की नीड है, उसके बगैर हम ग्रो नहीं कर सकते, बच्चों को गाइड नहीं कर सकते और ये अल्टीमेटली स्कूल्स में कॉलेजेस में प्रमोट करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ तो आप कोर्स सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, करियर सिलेक्शन, ये सारी चीज़ों में लैग कर जाएंगे। जैसे आपने बात बहुत अच्छी की कि बच्चे को पता ही नहीं होता उसने करना क्या है, उसका करियर प्लान क्या है। क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने खुद भी देखी हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, जैसे मेरे खुद के भी फेलोज थे, हम लोग डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी जो है ना बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं कि अच्छा अब हमें करना क्या है, मतलब कि हम डे 1 से वो रास्ता ही नहीं पकड़ के चल रहे हैं कि जहाँ पे चल के हमें पता चले कि अच्छा ये हमारा जो एकेडमिक वे है इसको हम अपने प्रोफेशनल जो है गोल्स तक कैसे लेके जा सकते हैं। पहले हम पढ़ते कुछ हैं और आगे से आके हम जो है ना फिर देख लेते हैं अच्छा मामा ताया चाचा के बेटे ने फलां में एक्सेल कर लिया। ज़रूरी नहीं है कि अगर फलां का बच्चा जो है वो मेडिकल में अच्छा है तो आपका बेटा भी उसी में एक्सेल करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें पेरेंट का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ही की कंपनी की बात करें तो क्या वहाँ पे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा माइंडसेट जो है वो उसे चेक करके उसे थोड़ा सा गाइड भी किया जाता है, उसे प्रॉपर जो है उसकी जो है काउंसलिंग की जाती है कि वो कहाँ पे जो है वो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है वो ले कर सकता है और कौन सी कंट्रीज़ हैं जो उसे ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। मैं इस क्वेश्चन पे आने से पहले अभी जो आपने बात की पेरेंट्स की कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग चाहिए और पेरेंट्स को इस चीज़ में काउंसलिंग करके ताकि वो अपने बच्चों को गाइड कर सके, इसमें वैल्यू ऐड करूँ अगर तो मैं अपने करियर में देखूं तो मैंने कंप्यूटर साइंस में डिग्री की थी। अब कंप्यूटर साइंस में डिग्री मैंने जब की तो मुझे मेरे एक कज़न ने एडवाइस की कि जी ट्रेंड ये है कंप्यूटर साइंस का तो कंप्यूटर साइंस कर लो, जबकि ना उसने पूछा कि इंटरेस्ट क्या है, प्लान्स क्या हैं, करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। डिग्री कर ली। डिग्री करने के बाद आई एम वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई टेल यू कि मुझे एक उस्ताद मिल गए हैदर अली खान साहब। मैं हमेशा प्रेज़ करता हूँ, थैंकफुल हूँ अल्लाह का भी उनका भी। उन्होंने मुझे मेरा करियर पाथ बताया। दैट इज़ समथिंग वी कॉल काउंसलिंग कि उन्होंने बैठ के मुझे, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ, तो उन्होंने काउंसलिंग की कि भाई आप जो सोचते हैं, आप जो प्लान करते हैं, आपकी जो फोकस है वो इस डायरेक्शन में है तो आपको करियर काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए। तो फिर मैं एज अ काउंसलर इस फील्ड में आ गया। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारी जो काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, हमारी जो कंसल्टेंसी फर्म है, इसमें 5 मेन करियर काउंसलर्स हैं जिसमें मैं खुद काउंसलिंग करता हूं और मेरा फोकस मेनली होता है कि बच्चे को बताया जाए कि ये जो कोर्स वो करना चाहता है इसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इसके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, दुनिया में इस कोर्स से रेलिवेंट कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। वो हमारी जो कंपनी है, हमारी जो कह लें कि प्रायोरिटी है वो स्टूडेंट को काउंसल करना है, ना कि उसको बाहर भेजना है, ना कि उसको जो है ना वीज़ा का फोकस करना है। हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं और ये जेन्युइन स्टूडेंट आपको बताऊं मैं कि वो उसका फोकस भी यही होता है कि जी मैं ये डिग्री करना चाहता हूँ, मुझे बताएं इसमें क्या क्या प्रोसेस हैं, इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या हैं और इस प्रोग्राम से मुझे बेनिफिट्स क्या होंगे। डेफिनेटली हमारी जो लोकल क्वालिफिकेशन है जिसमें इंटरमीडिएट और मैट्रिक है, ये बच्चों को थोड़ी, चूँकि काउंसलिंग की अवेयरनेस उस तरह से नहीं है एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश सिस्टम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो थोड़े से क्लियर होते हैं कि जी मैंने ये बनना है या ये मैंने पढ़ना है। तो ये जो हमारे लोकल क्वालिफिकेशन के बच्चे हैं इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है और हम पर्सनली भी इनके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाते हैं, इनको गाइड करते हैं कि आपको इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या होने हैं, जो कि एक्चुअल उनके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि खाली डिग्री कुछ नहीं है। उस डिग्री की एक फर्स्ट तो इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तब भी आप नहीं कर सकेंगे। फिर नेचुरली फाइनेंसिस का होना और उस प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ अवेलेबल है और उस प्रोग्राम को करने की अहलियत भी बच्चे में है कि नहीं है, तो ये नेचुरली काउंसलर का काम है जो वैल्यूएट करके उसको गाइड करता है। बिल्कुल, क्योंकि काउंसलिंग किसी भी तरह की फील्ड में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं समझती हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि आप डिग्री लेने के बाद फिर किसी कंसल्टेंट से जाएं और उनसे बात करें कि जो है वो उनकी करियर काउंसलिंग करें। ये एक ऐसा अमल है जो हमें डे 1 से अपने बच्चों के साथ स्टार्ट करना चाहिए ताकि उनकी करियर काउंसलिंग होती रहे और उनको पता हो कि उनके लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का प्लॉट बुक करवाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा कमाएं। तो इंतजार किस बात का है, अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। इकबाल बनास्पति घी एंड कुकिंग ऑयल, ये है इकबाल का देश। फतेह हाउसिंग, जहां होने जा रही है वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट। वाइपा, मिटते रहे दाग, मुस्कुराती रहे जिंदगी। वालिदैन की लापरवाही और उनका पोलियो के कतरों से इनकार, बच्चे को गहरी खाई में धकेलने के बराबर है। अब्दुल्ला, क्या कोई अपनी गलती और लापरवाही की सजा अपने बच्चे को मजूरी की सूरत में दे सकता है? जरा सोचिए, अपने बच्चे के लिए यह फैसला आपको करना है। पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, इसलिए पोलियो टीम जब भी दरवाजा खटखटाए, अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के साथ साथ विटामिन ए के कतरे भी जरूर पिलवाएं। फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। टेक्सटाइल की सरजमीन, बेमिसाल और हसीन पाकिस्तान के मैनचेस्टर में आबाद होने जा रहा है नया जहां, जहां तामीर होगी, जहां ताबीर होगी। फतेह हाउसिंग फैसलाबाद, एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी, एक बारौनक जहां जो है खुशियों की मंजिल का रास्ता, उनके लिए जो जिंदगी जीना जानते हैं। फतेह हाउसिंग, जहां होने जा रही है वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट। मिल्लत चौक इंटरचेंज पर वाक़े आबादी से करीब तरीन, जहां से हर जगह तक आसान रसाई। तो खोलिए अपनी खुशकिस्मती का दरवाजा और बनिए हिस्सा फतेह हाउसिंग का। फतेह हाउसिंग, रिहाइश की हर आसाइश। 0325 599 8888, marketed by Friends Holding, your real friend. हैप्पी लाइक पेंट्स, आप भी चूना नहीं पेंट लगवाएं। सहर कुकिंग ऑयल, हम आपकी सेहत और तंदुरुस्ती का आपसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। आपके साथ सहर, जिंदगी की किरण। अल नूर ऑर्चर्ड में ए ब्लॉक एक्सटेंशन में तामीर के लिए तैयार प्लॉट्स अवेलेबल हैं। 15% से बुकिंग और पोजेशन सिर्फ 60 दिन में। अल नूर ऑर्चर्ड, 042 111 333 987, a project of Al Jaleel Developers. मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 2 अक्टूबर से हो रहा है। ये पोलियो मुहिम पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद में चलाई जाएगी। 8 अक्टूबर तक ये मुहिम जारी रहेगी। वालिदैन इस दौरान अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं, क्योंकि बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जिम्मेदारी वालिदैन पर ही आयद होती है। कोशिश करें कि 5 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा पोलियो वैक्सीन से महरूम न रह जाए, क्योंकि फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। एक नया गुलशन, एक नया घर, खूबसूरत ख्वाब की ताबीर। जी गार्डन, जहां जिंदगी मुकम्मल नजर आती है। गट वाला पुल और पैराडाइज वैली से मुल्हिका मेन शेखुपुरा रोड और कैनाल रोड के बीचों बीच आइडियल लोकेशन पर वाक़े FDA से मंजूर शुदा जी गार्डन्स में वर्ल्ड क्लास जी कमर्शियल क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस जी क्लब, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, बारबेक्यू, जी बैंक्वेट। जी गार्डन में इस्लामिक सेंटर, अली मोहम्मद ट्रस्ट अस्पताल, सुई गैस और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी की सहूलियात। मुकम्मल लाइफस्टाइल के लिए जी गार्डन्स। आज ही साइट विजिट कीजिए। आरिफ रोड स्टॉप, मेन शेखुपुरा रोड, फैसलाबाद। फोन 0301 865 4776। वाइपा, मिटते रहे दाग, मुस्कुराती रहे जिंदगी।
एक पुरताइश तर्ज जिंदगी का आगाज। आइकॉन गोल्ड वैली, एक जदीद तर्ज का रिहायशी मंसूबा, FDA अप्रूव्ड, केनाल एक्सप्रेसवे फैसलाबाद की प्राइम लोकेशन पर वाक़े, गटवाला से 2 मिनट की मुसाफियत पर, मेन बुलेवर्ड 102 फीट, 7, 10, 12, 15 मरले के रिहायशी प्लॉट्स, एक स्टेट ऑफ द आर्ट लग्जूरियस कॉन्सेप्ट। आइकॉन गोल्ड वैली अपनी मंजिल की तरफ तेजी से गामजन है। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात करें करियर काउंसलिंग के हवाले से। एक थोड़ा सा बहुत सारे हमें जो है वो आजकल ऑफिसेज देखने को मिलते हैं जो बच्चों को कहते हैं कि आप अपनी डिग्री लेकर आएँ और हम आपके लिए जो है वो पूरा प्रोसेस जो है उसको रेडी रखेंगे और आपको अब्रॉड भेजेंगे। और बहुत सारे लोग उसमें मिसहैप्स भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आपको अच्छे से गाइड नहीं करते, सिर्फ पैसा छापने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो ऑथेंटिक पर्सन के पास जाएँ ताकि अच्छे से वो आपको गाइड कर सकें। उसके बाद डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। तो आपकी करियर काउंसलिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और फिर उसके बाद जो आपकी माइग्रेशन का क्या प्रोसेस रहता है और किस तरह से आप जो है वो अपने लिए और दूसरों के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, उसी हवाले से हम बात कर रहे थे। तनवीर, अगर थोड़ी सी बात करें ऑथेंटिसिटी की भी बात करें तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो मार्केट में हमें देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारे इस तरह के केसेस भी आपके सामने आते होंगे कि अगर स्टूडेंट आपके पास आते हैं तो लोगों को सिर्फ ये होता है कि अपनी जेबें भर लें। तो क्या कभी इस तरह का आपके साथ चांस हुआ या आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि लोग आपके पास आए हों और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो कि फ़लाँ कंसल्टेंट के पास गए थे तो बहुत मतलब जो है वो बुरा एक्सपीरियंस रहा और फिर आपके पास आके, आपकी कंपनी के पास आके उनको एक राइट वे, एक राइट पाथ मिला हो? जिस सोसाइटी में हम रहते हैं अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें प्रीटी कॉमन। और रीसेंट ट्रेंड में मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ब्रिटिश, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और चाइनीज़ कंपनीज़ ने पाकिस्तान में अपने ऑफिसेज़ बनाए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो ऑफिसेज़ भी नहीं हैं, सिर्फ रिमोटली वो एप्लीकेशंस के थ्रू एप्लीकेशंस ले रहे हैं। अब हमारे बच्चे जो हैं वो चूँकि इतने वेल अवेयर्ड नहीं है टेक्नोलॉजी से और वो उस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकें, तो बहुत सारे बच्चे उनके पास जा रहे हैं और उनसे प्रोसेस हो रहे हैं। अब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मामले में इन चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी करे कि ये कंपनीज़ अगर देखें एंड ऑफ द डे ना तो वो कंपनीज़ कोई फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में ला रही हैं कि जब अल्टीमेटली बचा जाएगा तो कुछ ना कुछ इंसेंटिव जो कंसल्टेंट को मिलने हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। एक ड्रॉबैक तो इसका ये हो गया। दूसरा ये कि उनका ऑब्जेक्टिव करियर काउंसलिंग नहीं है, उनका तो ऑब्जेक्टिव मनी हंटिंग है। इस मामले में मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिश काउंसिल इज़ द ओनली ऑफिस आई टेल यू जो इस टाइम कह लें कि 10% या 15% वर्क कर रहा है, जो कंसल्टेंट्स को ऑन बोर्ड कर रहा है और उनकी रिकग्निशन वो यूनिवर्सिटी से लेता है देन उसको करता है। तो जो रिकग्नाइज, इधर बहुत सारी कंपनीज रिकग्नाइज भी हैं प्रॉपरली, इनके सेटअप्स हैं, वो यूनिवर्सिटीज से भी रिकग्नाइज हैं, ब्रिटिश काउंसिल से भी रिकग्नाइज हैं, देन दे हैव देयर ओन ऑफिसेज एंड सेटअप्स और वो सारी चीज़ें, और इवन लोकल गवर्नमेंट से भी रजिस्टर्ड हैं। तो वो अब बच्चे ने कैसे इसको करना है, ये एक काफ़ी मतलब मेजर क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं वही बात आ जाती है कि हर चीज़ में हमारे यहाँ काउंसलिंग की अभी भी बहुत अशद ज़रूरत है कि हम अपना जो है ना अपने माइंड को उतना ब्रॉड ही नहीं कर सकते। और सबसे एक चीज़ जो यहाँ पे ला करती है ये भी है कि हम कुछ भी काम करने से पहले कभी उस पर रिसर्च नहीं करते हैं कि कहाँ पे क्या कंपनीज हैं, किस तरह से हैं। तो उसका बहुत बड़े एक रेशो जो है वो स्कैम की सूरत में सामने आता है। तो इसी तरह के जैसे आप बता रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि किस एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा आपके ऑफिस का विज़िट करते हैं या आपके पास आते हैं, या आप देखते हैं कि अच्छा ये एज ग्रुप के ज़्यादा, या किस डिग्री के बाद लोगों को होता है कि अच्छा अब जो है वो हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें यहाँ से माइग्रेट करना है और अब्रॉड जाना है हायर स्टडीज़ के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसको अगर हम लास्ट 10 ईयर्स पे लेके जाएं तो 10 ईयर्स के ट्रेंड्स को चेक करते हैं, तो अगर हम फर्स्ट 5 ईयर्स का टेन्योर लें तो 5 ईयर्स में हमें पता चलता है कि मोस्टली जो पोस्ट ग्रेजुएशन था पाकिस्तान के अंदर से, कि जो बैचलर्स डिग्री कर लेते थे 2+2 जो BSc 2 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स मास्टर्स या 4 ईयर्स ऑनर्स डिग्री कर लेते थे, तो वो लोग मास्टर्स के लिए जाते थे जो कि 1 ईयर या 2 ईयर्स पे होती थी, देन दे मूव ऑन फॉर देयर जॉब एट्सेट्रा। लेकिन रिसेंटली लास्ट अगर 5 ईयर्स में देखें तो ट्रेंड्स चेंज हो गए।
वो ट्रेंड्स चेंज हुए। वो जो हमारे इंटरमीडिएट और ए लेवल्स के बच्चे हैं पर्टिकुलरली, वो बच्चों ने बाहर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि बैचलर्स डिग्री को परसू करना शुरू कर दिया, जो कि अच्छा ट्रेंड है। मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको कंपेयर करें ब्रिटिश या फॉरेन कोई भी क्वालिफिकेशन विद लोकल पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन, तो आपको क्लियर डिफरेंस फील होगा कि जो हमारी टीचिंग क्वालिटी है, जो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं, जो हम बच्चों को इन्वायरमेंट दे रहे हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करता, और एजुकेशन में पर्टिकुलरली तो कोई मैच ही नहीं है। तो अभी रिसेंटली जो अंडर ग्रेजुएट का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा देखने में आया है। उसमें मेनली जो आपके ओए लेवल्स के बच्चे हैं वो तो ऑलमोस्ट 80% पे चले गए हैं, और जो दूसरे बच्चे हमारे एफएससी वाले हैं उनमें भी काफ़ी इसमें वो आया है। इसकी एग्जांपल ये है कि पहले आइट्स होता था तो ब्रिटिश काउंसिल ही सिर्फ लेती थी एग्ज़ाम, और वो 2, 3, 4 बड़े सिटीज़ थे उधर लेते थे, और महीने में 2 या 3 दफ़ा। अभी कोई 3-4 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एग्ज़ाम ले रही हैं, और माइनर जो स्मॉल सिटीज़ हैं जैसे फैसलाबाद इवन है, सरगोदा है, इधर भी उन्होंने सेंटर्स बना लिए हैं, और महीने में 3-3, 4-4 दफ़ा ले रहे हैं। तो इतने ज़्यादा बच्चे आइट्स कर रहे हैं जो कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट को मीट करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए। तो आप इससे ही इसको वैल्यूएट कर लें, और इसमें जो मेजॉरिटी है वो जो हमारे मैट्रिक और एफएससी वाले बच्चे हैं वो बच्चे हैं जो ये आइट्स कर रहे हैं। तो इससे आपको ट्रेंड का खुद ही पता चल जाएगा कि ये किस हद तक ट्रेंड बढ़ गया बाहर स्टडीज़ के लिए जाने के लिए। डू यू थिंक कि इट इज़ द परफेक्ट एज टू अप्रोच सम कंसल्टेंट्स के अब जो है वो बच्चे, क्योंकि सारी बातें इस एज के बच्चे जो है वो 19, 20, 21 साल के होते हैं, तो आपको लगता है कि दिस इज़ द परफेक्ट एज? यस, एब्सोल्युटली। आई टेल यू कि अगर आप देखें जो इंटरमीडिएट वाला बच्चा है वो उस एज में है, उस एज ब्रैकेट में है जिसमें उसमें एनर्जी लेवल ज़्यादा है, तो वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री में जाएगा, जिसमें पेरेंट्स नेचुरली हम मिडिल क्लास ज़्यादा अप्लाई कर रही है, तो पेरेंट्स सिर्फ 1 साल की फ़ीस या 6 मंथ्स की फ़ीस अफोर्ड करते हैं। तो जो रेस्ट ऑफ द फीस है उसने उधर जाके हार्डवर्क करना है, जो पार्ट टाइम जॉब करनी है तो अर्न करना है। तो ये एज है, ये बेस्ट एज है जिसमें बच्चा 6-7 आवर्स स्टडीज़ भी करेगा, देन 5-6 आवर्स जॉब भी करेगा, तो अगेन वो अपने फाइनेंशियल को भी मैनेज कर लेगा। तो बेस्ट एज यही है। फिर इसके साथ अगर सिर्फ हम फाइनेंसिस को ना भी देखें तो ये बेस्ट एज है जिसमें बच्चा लर्न कर सकता है, क्योंकि अभी वो यूनिवर्सिटी में नहीं गया। जब वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाएगा तो मल्टी कल्चरल लोग हैं ना, पूरी दुनिया से लोग आए हैं, डिफरेंट बिहेवियर के लोग, डिफरेंट एप्टीट्यूड के लोग, और फिर जो टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको वो बच्चा जब अटेंड करेगा तो नेचुरली वो बच्चा एक डिफरेंट ग्रेजुएट होगा एज़ कम्पेयर टू लोकल क्वालिफाइड। तो ये बेस्ट एज है जी अंडर ग्रेजुएट के लिए जो बच्चे जाते हैं। और किस कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं? आप आने वाले अपने जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं तो आप क्या प्रेफर करते हो कि किन कंट्रीज़ की तरफ उनको ज़्यादा जो है उनको परस्यू करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि अगर इसको हम टोटल एनालिसिस करें तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड पाकिस्तान से यूके जाने वाले बच्चों का है। अच्छा, यूके क्यों जाते हैं बच्चे? क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान से फैमिलीज़ माइग्रेट होकर जाती रही हैं यूके, और यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केट करती हैं पाकिस्तान के अंदर, और फिर एजेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो यूके की मार्केट को फोकस करते हैं, जिसकी वजह से यूके का ट्रेंड ज़्यादा है। लेकिन मेरा थोड़ा सा नज़रिया इस मामले में डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को ये देखनी चाहिए कि जहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए, देन फर्दर पार्ट टाइम के बाद फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हों, और उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ उनको परमानेंट रेजिडेंसी या फ्यूचर में अगर वो सेटल होना चाहते हैं तो वो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ। तो इस सिनेरियो में आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा 2 ऐसी डेस्टिनेशन है जो बेस्ट कंसिडर की जाती हैं इस मामले में कि डिग्री के बाद उन बच्चे को वहाँ पे सेटलमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि वो कंट्रीज़ माइग्रेंट कंट्रीज़ हैं, वो अलाउ करती हैं कि डिग्री करें, पोस्ट स्टडी वर्क लें, पोस्ट स्टडी वर्क के बाद आप जॉब ग्रैब करें और परमानेंट रेजिडेंसी आप लें, सेटल हों, क्योंकि वो चाहते हैं कि अच्छे और काबिल लोग उनके कंट्री में रुकें और उनकी जो इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट करें। वो आज जैसे आपने बात की कि अच्छे और काबिल लोग, अगर हम अपने अच्छे और काबिल लोग सारे उधर भेज देंगे और उधर जाके, क्योंकि जब हम अपने करियर की बात करते हैं ना तो अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ जो है ना वो अपने बारे में सोचते हैं। तो अगर अच्छे काबिल लोग सारे उधर चले जाएंगे तो पाकिस्तान से तो फिर अच्छे काबिल लोग ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ये ख़त्म होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 1 साल में ग्रेजुएट हुए और वो आगे चले गए, पीछे वाले आगे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और करियर काउंसलिंग के हवाले से बात हो रही है और बात हो रही है हमारी फॉरेन स्टडीज़ की कि किस तरह से कौन सा एज ग्रुप जो है वो ज़्यादा आजकल जिनमें रुझान भी है और कौन सा जो है वो परफेक्ट टाइमिंग है कि आप जो है वो अपने बच्चों के लिए और बच्चे खुद भी बायसेल्फ जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह ये डिसीजन कर सकते हैं कि अब उन्हें जो है वो अपने करियर को परस्यू करने के लिए अब्रॉड का रुख करना चाहिए और क्या इसके अच्छे और बुरे इम्पैक्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान के फ्यूचर पर पड़ते हैं। इसी हवाले से बात कर रहे हैं और कितना अच्छा रहता है ये सफ़र और कितना बुरा रहता है। इसी हवाले से हमने ब्रेक पे जाने से पहले एक क्वेश्चन था जो मैंने थ्रू किया और मैं बड़ा जो है ना एक्साइटेड हूँ और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी के साथ भी पूछना चाहती हूँ कि अगर हमारी सारी जो है वो यूथ है, जितनी भी टैलेंटेड यूथ है वो यहाँ से बाहर चले जाएगी तो पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी में कौन सर्व करेगा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और उसकी तरक्की के लिए किस तरह से राहें मारूंगी। क्योंकि जो यहाँ से चला जाता है कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, तो जो पाकिस्तान से निकल जाता है और वहाँ जाके अब्रॉड्स में जाके जो है वो सेटल्ड हो जाता है तो उसको लगता है कि ठीक है मेरी लाइफ अच्छी है, मेरे लिए सब बेहतर है, तो सब चीज़ें बेहतर हैं। तो तनवीर, इसी हवाले से मैं आपसे पूछ रही थी कि अगर सारी यूथ यहाँ से माइग्रेट कर जाएगी अब्रॉड में तो पाकिस्तान में कौन लोग रह जाएंगे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कौन बेहतरी करे। जैसे आपने कहा कि जाहिर बात है फॉरेन कंट्रीज़ यही चाहती हैं कि टैलेंट आए वहाँ पे सर्व करें और उनकी इकॉनमी को बढ़ाएं, तो पाकिस्तान की इकॉनमी इससे जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाएगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हमें ये बीइंग नेशन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें नीड क्या है इस टाइम। जब हम नीड को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर हमारे पास वे आउट मिलेगा, हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी। करंट सिनेरियो में हमें फंडिंग चाहिए, फॉरेन रेमिटेंस चाहिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये हमारा बेसिक इस टाइम अगर हम नीड की बात करें तो ये बेसिक नीड है। तो वो ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है सबसे ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये पार्ट टाइम जॉब करेंगे तब भी फॉरेन रेमिटेंस भेजेंगे, ये फुल टाइम करेंगे तब भी फॉरेन रेमिटेंस भेजेंगे। एक तो ये है कि ये इसको अगर ब्लॉक्स में कंसिडर करें तो इसकी एग्जांपल अगेन मैं इंडिया को दूंगा, आल्दो कि हम मतलब कि आपस में एनिमी है, लेकिन अगेन कोई अच्छी चीज़ किसी में हो तो उसको अडॉप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। इंडिया ने लास्ट 20 ईयर्स में अपने स्टूडेंट्स को पूरी दुनिया में भेजा, पूरी दुनिया में वो पढ़ने गए, उन्होंने इंटरनेशनल जॉब्स हंट की। देन अभी रिसेंटली अगर आप उसके इंडिया के लास्ट 2-3 मंथ्स की न्यूज़पेपर्स उठाएं और इंडिया के आप सोशल मीडिया को पिक करें तो आपको पता चलेगा कि वो अपनी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है दुनिया में उसको इनवाइट कर रहे हैं वापस आएँ और इंडिया में सर्व करें, बिकॉज दे हैव इंटरनेशनल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट्स का भी बड़ा रोल रहता है ना कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपको उस तरह से सपोर्ट करे। बहुत ज़्यादा रोल है जी। अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो ये इंडिया का गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हम अपनी यूथ को वापस लाएं और ये इंडियन गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से एडवर्टाइज हो रहा है और कंपनीज को कहा जा रहा है कि आप हमारे जो इंटरनेशनल क्वालिफाइड हैं उनको हायर करें और वो हाई पे आ रहे हैं। अगेन उसको कंपेयर करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंगली अगर उनको अर्निंग हो रही है और अपने कंट्री में हो रही है तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने कंट्री को छोड़ेगा या बाहर जाएगा। तो नेचुरली अगर हम इसको फेज़ बनाएं तो फर्स्ट फेज़ में गवर्नमेंट लेवल पे भेजने में कोई बात नहीं है, भेजना चाहिए। इंटरनेशनल जॉब्स को भी इवन हंट करना चाहिए अलॉन्ग विद वो जो स्टडीज़ है स्टूडेंट के साथ आप टेक्निकल लोगों को भी इंटरनेशनली प्लेस करें। साथ में आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आप जब आप इंटरनेशनल कंपनीज़ को पाकिस्तान में ले आएँ तो फिर नेक्स्ट फेज़ में जैसे इंडिया ने किया आप भी अपने यूथ को वापस बुला लीजिएगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फिर वही बात है कि जो गवर्नमेंट का जो किरदार है वो बहुत अहम रहेगा कि हम जो है वो इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ को प्लान करें और इस तरह के इनिशिएटिव्स लें और होप्स हो कि इन फ्यूचर पाकिस्तान में इस तरह का हो। थोड़ा सा अगर बात करें आपकी कंपनी के हवाले से, आपके हवाले से, तो आपने जब ये करियर परस्यू किया था तो कितना ईजी और कितना मुश्किल रहा आपके लिए और ये सफ़र कितना जो है जाहिर बात है जब आप कुछ नई चीज़ स्टार्ट करते हो तो बड़ी हडल्स आती हैं, तो आपके लिए कितना ये अच्छा और बुरा या एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर मैं अपने 20 ईयर्स को एवेल्यूएट करूं तो जब हम अर्ली करियर में थे तो किसी को बताते थे कि हम क्या करते हैं तो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते थे। करियर काउंसलिंग लोग समझते ही नहीं थे ये क्या है, तो वो कहते थे जी अपना इंट्रोडक्शन दें, तो हम उनको कहते थे हम स्टूडेंट को बाहर भेजते हैं, तो वो हमें यही कहते थे कि अच्छा आप बाहर भेजते हैं, वीज़ा करवाते हैं, वीज़ा लगवाते हैं। तो ये जनरल परसेप्शन थी जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होगी। अब ये टाइम आ गया कि लोग आते हैं हमारे पास तो पेरेंट्स ये डिस्कस करते हैं करियर काउंसलिंग और करियर जो पास हैं, तो
तो नेचुरली वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ट्रेंड्स भी चेंज हुए, हमारी जो कह लें कि ये जो रिकग्निशन है करियर काउंसलर की वो थोड़ी अपग्रेड भी हो गई। और अब किसी को बताते हैं हम कि हम करियर काउंसलर हैं, करियर एडवाइस करते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन पे, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ जी ये एजुकेशनिस्ट हैं और एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो देयर इज़ ए डिफरेंस इन बिटवीन लाइक 20 ईयर्स में हमने काफ़ी इसमें चेंज देखा। और ये इजी नहीं था जब हम अब इस फील्ड में आए, तो उस वक़्त जो टेक्नोलॉजी उस वक़्त इतनी नहीं थी, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी जो मटेरियल ऑनलाइन रेडली अवेलेबल नहीं होता था, प्रोसेस इस्टेब्लिश नहीं थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कंट्रीज़ ने भी अपनी चीज़ें स्ट्रीमलाइन की हैं, वीज़ा पॉलिसी भी स्ट्रीमलाइन हुई हैं, और जो हमारी रिकग्निशन है बीइंग अ काउंसलर वो भी बहुत ज़्यादा ही। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अभी आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी बच्चे ने अप्लाई करना है तो वो डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकता, उसको किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी न किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही अप्लाई करना है। तो दैट इज़ समथिंग वी कॉल रिकग्निशन। तो इसी तरह से यूके में भी ऐसे ही है कि पार्टनरशिप वो उसी को देते हैं जो जिनकी कोई बैकग्राउंड हो, जिनकी स्टैंडिंग हो। और कनाडा और यूएस भी अभी इसी ट्रेंड के ऊपर, इसी ट्रेंड को फॉलो करने जा रहे हैं। बीइंग कंसल्टेंट अगर बहुत सारे, जाहिर बात है कि हर बंदा तो बाहर नहीं जाता, जैसे आप हैं, आपके साथ आपकी टीम में भी बहुत सारे मेंबर होंगे, तो क्या टाइम टू टाइम उनकी भी काउंसलिंग के सेशंस चलते हैं? और किस तरह अगर नए आने वाले टीम को ज्वाइन करते हैं, आपकी टीम में अगर कोई एज मेंबर आता है, तो वो सारा प्रोसेस कैसे रहता है? और कंसल्टेंट का खुद की जो एटीट्यूड है वो कितना पॉजिटिव है और वो किस तरह से उसको मेनटेन कर सकता है? क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप हर तरह से एक तरह का जो है ना वो मूड में नहीं रह सकते कि पॉजिटिव एंड करियर काउंसलिंग की और काउंसलर की अगर बात करें तो उसका खुद का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, उसकी थिंकिंग जो है वो कहीं पे भी बाइस्ड नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी इम्पोर्टेंट। जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आई माई सेल्फ ट्रेन्ड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। मुझे दुनिया में ट्रैवल करने का मौका मिला, मैं कनाडा भी गया, यूएस गया, यूके गया, ऑस्ट्रेलिया गया। सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी पार्टनर हैं उनके साथ हम डेज़ की ट्रेनिंग, वीक्स की ट्रेनिंग्स करते रहे। वो ट्रेनिंग्स लेके जब हम आए तो वो हमने ट्रांसफार्म की अपने जो जूनियर स्टाफ था, जो हमारी टीम है। और लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से तो हमने विद इन ऑर्गेनाइजेशन ये ट्रेंड सेट कर दिया हुआ कि साल में 1 या 2 दफ़ा हमारी टीम से लोग यूके, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ की ट्रेनिंग पे जाते हैं। तो ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है जी, ट्रेनिंग के बगैर तो आप काउंसलर नहीं हो सकते। और ये जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग है इन बच्चों को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करती है, जो हमारे जो टीम है, हमारे जो काउंसलर हैं। तो और ये ट्रेंड मैंने देखा है कि और भी अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो अपने जूनियर स्टाफ्स को भेज रही हैं इंटरनेशनल टूर्स के पे। देखें, इंटरनेशनल एक्सपोजर डेफिनेटली आपको जो है ना वो बूस्ट अप करता है, आपके विजन को ब्रॉड करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इंप्रूव करता है। तो हम ब्रिटिश काउंसिल से भी रेगुलर ट्रेनिंग दिलवाते हैं बच्चों को। जैसे हमारी ऑलमोस्ट सारी टीम अक्रॉस दी पाकिस्तान ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड है। आई माई सेल्फ डिस्टिंक्शन होल्डर हूँ मैं ब्रिटिश काउंसिल का एज अ काउंसलर एडवाइज़र। और जो टीम भी है मेरी वो सारी माशाल्लाह से ब्रिटिश काउंसिल से सर्टिफाइड है। इसके अलावा भी हमारे पास इंटरनेशनल रिकग्निशन हैं जो कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से है, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से है, और इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से है। तो ट्रेनिंग्स बिल्कुल हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है हमारे। कि जिस तरह से आप जब तभी दूसरे को गाइड कर सकते हैं जब आपको फुली उस चीज़ की एक तो एक्सप्लोजर होता है, आपका अवेयरनेस होती है और आपकी ग्रिप भी होती है। और आपके लिए मैं यही पूछने वाली थी कि लोग क्यों परस्यू करें आपकी जो है टीम को, तो उसका आंसर आपने खुद ही दे दिया। थैंक यू सो मच तनवीर, आपने हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इतनी डिटेल से इस टॉपिक पर बात की। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म, और हमेशा से हमारी दुआ होती है कि अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।